3, हेलो गाइस, 2, वेलकम इन माय यूट्यूब 1. चैनल एसएससी। तो गाइस, मैं इस चैनल में आपके लिए आज 10th क्लास सामाजिक विज्ञान इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर की समरी लेके आया हूँ। मतलब इस जैसे हम गाइस देखते हैं कि किताबों में मतलब बड़ी बड़ी डेफिनेशन दी रखी है, बहुत सारे पेजेस भरे रहते हैं एक ही चैप्टर के, जिन्हें पढ़कर मतलब बच्चा मतलब बहुत बार बोर हो जाता है और उसका मतलब धीरे धीरे पढ़ाई से इंटरेस्ट हटने लग जाता है। तो मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आज यहाँ पे यहाँ पे आया हूँ, और मैं आज आपको इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा और एकदम शॉर्ट बताऊंगा, जिससे कि आपका मतलब दोबारा से पढ़ाई में इंटरेस्ट जाग जाए और ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो गाइज़, हम समय बर्बाद ना करते हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि गाइस हम जानते हैं कि हमारा इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। तो यह मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, वो इसी चैप्टर में इसी चैप्टर के पॉइंट्स हैं जिन्हें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो गाइस, पहला जो पॉइंट है मेरा, यह है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। तो जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है, मतलब कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में हुई थी, और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी डेट जो है कई बार मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो आपको ये याद ज़रूर रखना है। तो मैंने गाइस यहाँ पे पूरा लिखा है, मैं इससे पढ़ के बता देता हूँ। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। तो गाइस, ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में ये वाला आ जाता है कि राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति थी वो क्या थी। तो वहाँ पे हमें क्या लिखना है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। तो इसका अर्थ यह है राजतंत्र। सबसे पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं कि राजतंत्र का मीनिंग क्या होता है। राजतंत्र गाइस मतलब राजा का तंत्र, जिसमें मतलब कोई एक राजा रहता है और उसकी कोई मतलब प्रजा रहती है, तो वो उस पर शासन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, राजतंत्र। इसी तरह से अगर प्रजातंत्र हो, यानी जिसमें प्रजा का शासन ही हो, यानी प्रजा अपने इलाके पर शासन करती हो, तो इसी प्रकार से यह राजतंत्र भी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसने फ्रांस में, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद क्या हुआ था कि जो राजा का तंत्र था, यानी जो राजा का शासन था, वो समाप्त होकर वह जो सत्ता थी किसके हाथ में चली गई, वहाँ के नागरिकों के हाथ में चली गई, यानी उनके हाथ में सौंप दी गई थी। उसके बाद आगे क्या लिखा है, इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसमें संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। तो अर्थात मतलब सबसे पहले यह जान लेते हैं निरंकुश होता क्या है। तो ये निरंकुश होता है यानी जिस पर किसी का भी अंकुश ना हो, ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी का भी अंकुश ना हो। तो कहा जा रहा है कि मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे पहले मतलब उससे जो फ्रांस था उस पर मतलब एक निरंकुश राजा का शासन था, यानी जिस पे किसी का भी अंकुश नहीं था। तो गाइस, ये था हमारा पूरा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूरा शॉर्ट था, जो कि मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ दोबारा। 1789 में हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। यह हमारे राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति थी, और इसने मतलब फ्रांस में से राजतंत्र को समाप्त करके मतलब सत्ता जो है नागरिकों के हाथ में सौंप दी। और मतलब इससे फ्रांसीसी क्रांति से पहले मतलब जो फ्रांस में निरंकुश राजा का मतलब जो है शासन हुआ करता था। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1804 की नेपोलियन संहिता। तो यह मतलब नेपोलियन की एक संहिता थी जिसमें कि मतलब जो कि 1804 में लागू किया गया था। गाइस, ये डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी मतलब इसी की तरह मतलब 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि नेपोलियन की संहिता कब लागू हुई थी। तो ये 1804 में हुई थी, और इसे नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं। 1804 की संहिता भी कहते हैं और नेपोलियन संहिता। तो गाइस, कंफ्यूज मत होना, दोनों यह एक ही के ही नाम है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसे 1804 में लागू किया गया। तो यहाँ पे
जो नेपोलियन संहिता थी वो उसे 1804 में लागू किया गया था। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं जो इसी से ही रिलेटेड है, यानी इन पॉइंटों को आप ज़रूर याद कर लें क्योंकि यह एग्ज़ाम में 5 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति, यानी पहले क्या होता था कि राजतंत्र में मतलब जो है पहले कि मतलब राजा था, उसका अगर जो बेटा हुआ है फिर उसके बाद वो भी राजा बनेगा, फिर उसका बेटा था वो भी राजा बनेगा, यानी शक्तियाँ जो है केवल राज परिवार में ही जो है मतलब वो ट्रांसफ़र हो रही थी और किसी में नहीं, मतलब जो प्रजा थी उनमें से कोई भी राजा नहीं बन रहा था। तो राजा के परिवार में से कोई मतलब राजा बन जा रहा था, कोई रानी। तो इसी तरह से दूसरा पॉइंट है यातायात व संचार व्यवस्था में सुधार। जो यानी यातायात यानी जो परिवहन थे उनमें भी उन्होंने सुधार किए गए, जिससे कि मतलब जो व्यापार है अच्छी तरह से हो, एक दूसरे से संचार यानी बातचीत की सुविधा भी उन्होंने बेहतर की थी नेपोलियन ने। एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई, उन्होंने मतलब अपने पूरा जो राज्य था या देश था उसमें उन्होंने एक मुद्रा चलाई गई थी, ताकि मतलब जो है हमारे देश में केवल एक ही मुद्रा का मतलब जो है प्रचार हो और मतलब देश की मुद्रा पे मतलब घूमते ना रहे, अपनी देश का मुद्रा का मतलब यहाँ पे प्रचार प्रसार हो। चौथा जो पॉइंट है हमारा न्याय की समानता, यानी जो जितने भी प्रजा के लोग हैं या चाहे कोई भी हो उनके लिए न्याय समान होगा, चाहे वह किसान है या मजदूर है, सबके लिए मतलब न्याय समान हो। तो ये सब जो है मतलब नेपोलियन के द्वारा सब किए गए थे कि मतलब उसने मतलब जो है जन्म से आधारित अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। यातायात व संचार व्यवस्था जो है उन्होंने बेहतर कर दी गई थी। पूरे राष्ट्र में एक मुद्रा जो है चलाई गई थी और न्याय के समान उन्होंने समानता रखी थी, जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था लोगों को, लेकिन बाद में वो हारे थे। तो गाइस तीसरा पॉइंट है हमारा वियना संधि, या वियना संधि भी कह सकते हैं, वियना कांग्रेस भी कह सकते हैं। तो यह आ जाता है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह 1815 में। तो वियना संधि कब हुई थी, इसकी डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमें याद रखने हैं। तीनों जो डेट हैं इनकी 1789 फ्रांसीसी क्रांति की, 1804 जो है नेपोलियन संहिता की, और यह वियना कांग्रेस 1815, इसे भी हमें याद रखना है क्योंकि डेट भी जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन में ज़रूर पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है इसके बारे में कि 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। यानी कौन कौन सी यूरोपीय शक्ति हैं, जैसे कि हमारा ब्रिटेन हो गया, प्रसा हो गया, रूस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब ने मिलकर मतलब जो है नेपोलियन को हरा दिया था 1815 में। तो उसके बाद उन्होंने एक वियना कांग्रेस मतलब रखा था। उसके बाद आगे क्या लिखा गया है, यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। तो जब उन्होंने यूरोपीय शक्तियों ने, ब्रिटेन ने, प्रसा ने, रूस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन सब यूरोपीय शक्तियों ने नेपोलियन को हरा दिया था, तो फिर उन्होंने सोचा कि मतलब जो है जो यूरोप है उसका मतलब समझौता, यानी कौन से भाग में कौन से देश का जो है शासन होगा, कौन से देश का इतना ज़मीन दिया जाएगा, तो इस चीज़ का समझौता करने के लिए इन सभी देशों ने मतलब एक वियना में इकट्ठा हुए थे कि मतलब इतना भाग किसको दिया जाए, इतना भाग किसको दिया जाए। तो इन सब समझौता करने के लिए उन्होंने वियना में इकट्ठा हुए थे, और जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक, यानी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार आ जाता है कि मतलब जो वियना में इकट्ठा हुए थे, यानी जो समझौता के लिए जो यूरोपीय शक्ति इकट्ठा हुए थे, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो कभी कभार इनका नाम जो है यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो इसके जो ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, तो ये नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इसे अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो ये नाम पूरा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गाइज मैंने यहाँ पे इस चैप्टर के कुछ 3 पॉइंट जो है आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है, और आप चाहे इस जो मैंने लिखा है सबको कॉपी कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और शॉर्ट में मैंने सब कुछ लिखा है, इससे आपको समझ में भी आ गया होगा।
तो ये जो डेट्स हैं, ये सब लाइन्स हैं, इन्हें जो मैंने अंडरलाइन किए इन्हें तो आपको ज़रूर याद रखना ही है, और बाकी जो है उसे भी याद करना ज़रूरी है। तो गाइज़, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, या आपको लगा होगा कि आपने आज कुछ नया सीखा है, या आपको पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जागने लग गया है, तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा, ताकि वो भी मतलब इन वीडियोस का मज़ा उठा सके या अच्छे से पढ़ाई में मन लगा सके। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।